Hello friends, today I am going to discuss a new topic and the topic is the bacterial whole genome sequence analysis and its application. तो whole genome sequencing में जो sequencing methods है उसको हम 3 parts में divide कर सकते हैं. First generation DNA sequencing, then second generation DNA sequencing, then third generation DNA sequencing. फर्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग में दो मेथड्स आती हैं. ये हैं मैक्सम एंड गिलबर्ट केमिकल डिग्रेडेशन मेथड. दूसरी है सेंगर सीक्वेंसिंग और चेन टर्मिनेशन मेथड. इसको दूसरा नाम कहते हैं डायडिऑक्सी मेथड. और सेंगर सीक्वेंसिंग में ही एक जो बेस्ट टेक्निक है जो बाद में हुई है उसको कहते हैं कैपिलरी बेस्ड सीक्वेंसिंग. मैक्सम एंड गिलबर्ट केमिकल डिग्रेडेशन मेथड में 500 बेस पेयर मैक्सिमम जो है रीड कर पाते हैं. दूसरा सेंगर सीक्वेंसिंग में 400 से 900 बेस पेयर तक रीड कर पाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सम एंड गिलबर्ट केमिकल डिग्रेडेशन मेथड से ज़्यादा बेटर सेंगर सीक्वेंसिंग एंड चेन टर्मिनेशन या फिर डायडिऑक्सी मेथड है. इसके बाद सेकेंड जनरेशन में आते हैं. तो सेकेंड जनरेशन में जो मेन टेक्निक है वो है सॉलिड सिस्टम. सॉलिड सिस्टम एक्चुअल में इसमें ज़्यादा बेस पेयर हम रन नहीं कर पाते. ज़्यादा बेस पेयर की सीक्वेंसिंग नहीं है, केवल 50 बेस पेयर की सीक्वेंसिंग होती है. और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है शॉटगन सीक्वेंसिंग, जिसमें हेरिकियल शॉटगन सीक्वेंसिंग, होल जीनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग आती है. और जो सॉलिड सिस्टम है वो आता है शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग मेथड में. मतलब इससे नाम से समझ में आता है कि जो फ्रेगमेंट्स हैं वो शॉर्ट रहते हैं इसमें, जिनकी सीक्वेंसिंग की जाती है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया सॉलिड सिस्टम. इसके बाद थर्ड जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग में आते हैं. तो थर्ड जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग में हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग मेथड्स आती हैं, जिसमें एक इल्यूमिना डाई सीक्वेंसिंग मोस्ट पॉपुलर है. पायरो सीक्वेंसिंग भी मोस्ट पॉपुलर है. देन सिंगल मॉलिक्यूल रियल टाइम यानी SMRT सीक्वेंसिंग मोस्ट पॉपुलर है. नैनोपोर रूटीनली जनरेटेड सीक्वेंसिंग, ये भी अभी मतलब 2011 के बाद से जो सबसे ज़्यादा चलन में है, जो अभी कोरोना के टाइम पर भी कोविड सीक्वेंसिंग में भी यूज़ की गई है, वो है नैनोपोर रूटीनली जनरेटेड सीक्वेंसिंग. इसके नए नए वर्जन्स भी आ चुके हैं 2018 में भी, मतलब 2018 तक भी नए वर्जन आए हैं इसके, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. इसके बाद नेक्स्ट है आयन सेमीकंडक्टर सीक्वेंसिंग. तो जो थर्ड जनरेशन में है, इसमें जो हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग मेथड है, अगर आपको कोई कहे कि इसका क्या क्लासिफिकेशन है, तो इसका क्लासिफिकेशन ये है कि दो टाइप का होता है. इसमें एक तो चला गया शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग मेथड में, जो कि सेकेंड जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग है. और एक चला गया थर्ड जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग में, जो कि लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग मेथड है. तो लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग मेथड में दो सीक्वेंसिंग मेथड है. एक तो सिंगल मॉलिक्यूल रियल टाइम स्मार्ट सीक्वेंसिंग और दूसरा नैनोपोर रूटीनली जनरेटेड सीक्वेंसिंग. तो हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग की भी दो अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गए. जो थर्ड जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग है, ये मेरे नोट्स हैं जो रफ मैंने बनाए हैं, इसलिए हो सकता है कि इसमें आपको ये काटा पिटी भी दिखे, पर ये रफ मैंने बनाया जो फाइनली मैं वीडियो बना रहा हूँ. जो सिंगल मॉलिक्यूल रियल टाइम स्मार्ट सीक्वेंसिंग है, इसमें लगभग 30,000 बेस पेयर्स का सीक्वेंसिंग करते हैं. जो नैनोपोर रूटीनली जनरेटेड सीक्वेंसिंग है, इसमें मैक्सिमम जो अभी तक हुआ है सीक्वेंसिंग, वो 22 लाख बेस पेयर का सीक्वेंसिंग हुआ है. और इसको अब हम जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें भी ले सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं. और इसमें अब विद इन आवर्स जो है सीक्वेंसिंग हो जाती है एंड मल्टीपल सैंपल एक साथ रन हो जाते हैं. सबसे पहले हम बात करूँगा, और सभी सीक्वेंसिंग में सिर्फ प्रिंसिपल्स और एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करूँगा. मैक्सम एंड गिलबर्ट सीक्वेंसिंग 1977 में आया, और इसी के साथ में मैक्सम एंड गिलबर्ट के कंपेरेटिवली साथ में जो सेंगर सीक्वेंसिंग मैंने आपको बताई, वो भी 1977 में आई. इसका प्रिंसिपल क्या है
मैक्सिमम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग को हम केमिकल डिग्रेडेशन मेथड कहते हैं। केमिकल डिग्रेडेशन मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक पार्शियल केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए। जो डीएनए है इसके न्यूक्लियोटाइड में पार्शियल मॉडिफिकेशन किया गया है एंड सब्सिक्वेंट क्लीवेज ऑफ डीएनए बैकबोन एट साइट एडजेसेंट टू द मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड। तो जो बैकबोन है अल्टीमेटली उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। पहले आपको ये मॉडिफिकेशन बता देता हूँ। जैसे हम ये जानते हैं कि ये राइबोस शुगर है जो कि 5 पेंटोस शुगर होती है। इसमें 5 कार्बन्स होते हैं, 1 2 3 4, और ये जो पी के पास में यहाँ पर जो है इसको 5 कार्बन कहते हैं। तो राइबोस शुगर 4 कार्बन से यहाँ 5 से जुड़ा होता है, और 5 जो होता है 5 कार्बन पे यहाँ पे फॉस्फेट की चेन होती है। जब ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तब 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 फॉस्फेट नहीं बनाए हैं मैंने। तो ये फॉस्फेट जो रिलीज होता है तो ये फॉस्फेट बाउंड होता है आगे वाले न्यूक्लियोटाइड से 3 प्राइम पे, ओके। और इधर जो 1 प्राइम है यहाँ पे बेस बाइंड होता है। बेस आपका एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन हो सकते हैं। और ये जो बेस होते हैं मतलब ये नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन या पिरिमिडिन होते हैं यहाँ पे। अब मॉडिफिकेशन क्या होता है, मॉडिफिकेशन ये किया जाता है कि इसमें क्लीवेज करते हैं। जैसे ये पूरा एक सीक्वेंस है तो इस सीक्वेंस में क्लीवेज करते हैं। यहाँ पर कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हैं, जो केमिकल्स हैं वो आपको मैं नाम बता देता हूँ। जो पाइपरिडीन होता है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का ब्रेकेज करता है। पायरिडीन पायरिडीन पाइपराडीन जो होता है, पाइपराडीन फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का क्लीवेज करता है। पाइपराडीन फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का क्लीवेज करता है, ओके। और एक प्यूरिन का जो यहाँ पे ये 1 प्राइम पे जो क्लीवेज करता है प्यूरिन का, जैसे ए और जी आते हैं तो ये करता है डाईमिथाइल सल्फेट। डाईमिथाइल सल्फेट प्यूरिन के लिए डाईमिथाइल सल्फेट। पिरिमिडिन यानी कि C+N के लिए ये करता है हाइड्रोजीन, ठीक है। मतलब यहाँ अगर पिरिमिडिन है तो इसका जो ब्रेकेज करेगा वो करेगा हाइड्रोजीन, ठीक है। और ये कौन सा बॉन्ड होता है, टू ब्रेक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि ये पेंटोस शुगर है और यहाँ बेस जुड़ी हुई है, तो बिटवीन राइबोस शुगर एंड बेस, तो जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है इसको ब्रेक करता है, ठीक है। क्या पायरिमिडिन का जो है ये ब्रेकेज करता है हाइड्रोजीन। नाउ स्टेप बाय स्टेप अब हम मैक्सिमम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग को समझते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो टेस्ट ट्यूब रहती हैं उसमें हमारा जो इंटरेस्ट ऑफ डीएनए है या जो टेम्पलेट है वो डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमने ये जो केमिकल्स थे इन केमिकल्स की हेल्प से इसके फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया। साथ में इसके जो डाइसल्फाइड ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड थे उसको भी ब्रेक कर दिया। आफ्टर ब्रेक करने के बाद में ब्रेक करने के लिए इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें 4 अलग अलग ट्यूब्स लेना होती हैं, है ना। फर्स्ट में हम एक केमिकल डालेंगे, दूसरे में सेकंड डालेंगे, थर्ड में कुछ और डालेंगे, फोर्थ में अलग डालेंगे। तो ऐसे 4 अलग अलग जो हैं, प्यूरिन्स के लिए अलग रहेगा, पिरिमिडिन्स के लिए अलग रहेगा। तो ये जो केमिकल्स होंगे उससे होगा ये कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में केवल जहाँ जहाँ टेम्पलेट में ग्वानिन ग्वानिन होंगे वहीं पर ब्रेकेज होगा। सेकेंड वाले में ये होगा कि जहाँ पर साइटोसिन साइटोसिन होगा वहीं पर ब्रेकेज होगा। थर्ड वाले में जहाँ पर साइटोसिन थाइमिन का कॉम्बिनेशन है वहीं ब्रेकेज होगा। और फोर्थ वाले में जहाँ पे ग्वानिन एडेनिन का कॉम्बिनेशन है वहीं पर ब्रेकेज होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने जो है साइटोसिन और थाइमिन, है ना, ये रहा साइटोसिन और थाइमिन। तो साइटोसिन और थाइमिन जहाँ पर है उस कॉम्बिनेशन को ब्रेक करने के लिए हमने हाइड्रोजन और पाइपरजिन मिक्स किया था। तो अल्टीमेटली होगा ये कि बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, है ना। एक पर्टिकुलर टेम्पलेट के बहुत सारे डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनेंगे और 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स रहेंगी। अब इसमें हम रेडियो आइसोटोप डालेंगे।
तो रेडियो आइसोटोप डालने के लिए हमें जो 5 प्राइम पे नॉर्मली जो होता है यहाँ OH ग्रुप होता है, तो OH ग्रुप को रिमूव करना पड़ेगा। OH ग्रुप को हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम से रिमूव करेंगे। देन इसके बाद हम ये जो P32 है इसका एडिशन करेंगे। इसको ऐड करने के लिए जो एंजाइम है वो रहेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। तो फिर हमने सबसे पहले एल्कलाइन फॉस्फेट से OH रिमूव किया, देन पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज से हमने इस P32 को ऐड किया। ये P32 एक्चुअल में रेडियो लेबल्ड होता है, और जब इसके बाद ये पूरी प्रोसीजर होती है तो इसमें अब आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें हमने कहीं से कहीं तक PCR नहीं लगाया, मतलब हमने किसी भी DNA का एम्प्लीफिकेशन नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, सीधा इसका जेल रन करेंगे। तो ये जो 4 रिएक्शन ट्यूब्स थी इसको हमने रन किया, और ये जो जेल रहता है ये पॉलीएक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रहता है। तो इसमें जब हम रन करते हैं तो डिफरेंट टाइप के बैंड्स बनते हैं। ये डिफरेंट टाइप के बैंड्स जो होते हैं इस टाइप से बनते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होता है वो सबसे डाउन में जाता है, क्योंकि वो फास्ट मूव करता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ जो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो होगा क्या, जो बैंड्स होते हैं DNA के वो नेगेटिव से दूर भागते हैं और यहाँ पॉजिटिव की तरफ आते हैं। तो इसमें हम सीक्वेंसिंग पैटर्न देखेंगे। इसमें क्या होता है, जो मैक्सिम गिलबर्ट ने यूज़ किया था वो था, इसके ऊपर उन्होंने जेल के ऊपर एक एक्सरे फिल्म रखी थी, और एक्सरे फिल्म रखने पर इसमें बेसिकली बैंड्स तो बहुत सारे बनते हैं। इसमें कुछ बैंड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें P32 रेडियो लेबल्ड फ्रेगमेंट नहीं है। तो जो जो रेडियो लेबल्ड फ्रेगमेंट होते हैं वो उस एक्सरे की फिल्म पर जो होते हैं रेडियो लेबलिंग होने के कारण शो होने लगते हैं, और इसके लिए सेवरल डेज लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने जेल के ऊपर एक्सरे फिल्म रखी तो अभी 1 घंटे में डेवलप हो जाएगी। इसमें सेवरल डेज लगते हैं। सेवरल डेज होने का यही इसका डिसएडवांटेज है कि इसी को हम कहते हैं ऑडियो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है कि जो रेडियोग्राफ बना वो बनता तो ऑटोमेटिकली है, लेकिन उसमें सेवरल डेज लगते हैं। चलिए, अल्टीमेटली एक्सरे फिल्म रेडी हो गई। एक्सरे फिल्म को जब हम चेक करते हैं तो हमने जो पहले वाले ट्यूब में G डाला था, तो हम ये देखेंगे पहली वाली ट्यूब में हमने G डाला था, दूसरे में C डाला था, तीसरे में C+T डाला था, चौथे में G+A डाला था। तो जो सबसे लोएस्ट बॉर्डर पे होता है वो वाले जो बैंड्स होते हैं उसमें ये देखिए यहाँ पर ये C है, तो C में भी यही आ रहा है और C+T में भी यही आ रहा है। C+T में आ रहा है तो हम इसको काउंट करते हैं कि वो C होगा, तो हमने उसको C लिखा। यहाँ T में सिर्फ एक ही बेंड आ रहा है, A में सिर्फ एक ही बेंड आ रहा है, G में यहाँ पर एक बेंड आ रहा है। फिर इसके बाद हमने C लिया, क्योंकि C+T और C में जो है हम C लेते हैं। जहाँ पर केवल सिंगल बेंड आता है, सपोज कीजिए कहाँ यहाँ पे एक सिंगल बेंड आ रहा है और ये C+T में एक सिंगल बेंड आ रहा है, तो इस C+T में हम केवल T यानी कि थायमिन ही काउंट करते हैं। तो ऐसे करके हमारा पूरा जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें जो रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन फ्रेगमेंट्स का एक पूरा सीक्वेंस बनता है, और इसको हम रीड करते हैं। जो सबसे लोएस्ट होता है ये 5 प्राइम पे होता है, जो सबसे हाईएस्ट पे होता है वो 3 प्राइम पे होता है। तो हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इसको रीड करते हैं, और यही हमारा DNA का जो है टेम्पलेट का सीक्वेंस होता है। तो दिस मेथड इज़ यूज्ड बाय द मैक्सम एंड गिलबर्ट, और ये 1977 में सबसे पहले इसको DNA सीक्वेंसिंग में यूज़ किया गया था। अब इसका डिसएडवांटेज सबसे पहला तो यही है कि बायोफिल्म जो इसमें बनती है, ऑटो रेडियोग्राफी की जो फिल्म बनती है उसमें इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। इसमें PCR की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि इसमें बहुत सारा जो टाइम PCR में जाना चाहिए वो बचता है। या फिर कोई क्लोनिंग वेक्टर की ज़रूरत नहीं होती, मतलब हम किसी भी टाइप से DNA का कोई एम्प्लीफिकेशन नहीं करते। तो इट इज़ अ टाइम, मतलब यहाँ टाइम हमारा सेव होता है, यहाँ हमारा जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स है वो भी सेव होते हैं, हमारा डिफरेंट एनर्जी जो इसमें जा रही है वो सेव होती है। दूसरा, प्यूरिफाइड DNA कैन बी रीड डायरेक्टली। हमारे पास DNA टेम्पलेट है ना। अब डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा जो मैंने आपको बताया, एक तो यहाँ पर नहीं लिखा है,
जो ऑटो रेडियोग्राफी टेक्स सेवरल डेज। तो दूसरा डिसएडवांटेज है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज़ वेरी टॉक्सिक, द केमिकल्स आर वेरी टॉक्सिक। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू एनालाइज मोर देन 500 बेस पेयर, बहुत ज़्यादा है इसमें क्योंकि स्मॉल फ्रेगमेंट्स को ही हम देखते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज cumbersome एंड हैविंग इट्स लिमिटेशंस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी जो जेल होता है उसमें हम लेडर रन करते हैं यहाँ पे साथ में, तो हमें पता है कि जो जेल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 700 to 900 बेस पेयर तक की लिमिटेशन ही रखता है। ठीक है, तो इसलिए इसको देखते हुए इधर साइमल्टेनियसली सेंगल्स ने सीक्वेंसिंग की इन 1977। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल ये है कि इट इज़ पीसीआर बेस्ड टेक्निक, इसमें पीसीआर लगता है। Isolated DNA will be further separated and converted into the single strand. 4 separate tubes are used and added with our template strand plus polymerase plus DNTPs plus radio-evolved primers. तो इसमें भी आप ये देखेंगे कि जो प्राइमर होता है वो प्राइमर रेडियो लेबल्ड होता है। ठीक है, प्राइमर क्या होता है? प्राइमर रेडियो लेबल्ड होता है। तो अब इसमें इसका प्रिंसिपल क्या है कि नॉर्मल वे में जो पेंटोस शुगर होती है इसमें 3 प्राइम पर भी OH होता है, और ये जो OH है ये बाद में ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के काम आता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल DNTP है लेकिन एबनॉर्मली इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है और यहाँ जो OH ग्रुप है उसको हटा के H ग्रुप ले लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें 5 प्राइम पर जो है ट्राईफॉस्फेट है। तो ऐसे मतलब नॉर्मल एक न्यूक्लियोटाइड कुछ इस टाइप से ही होता है, पर ये जब बाइंड होता है यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप रह जाता है, 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाते हैं और ये अगले वाले शुगर के साथ बाइंड हो जाता है। ये आगे वाले न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे कि न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड हो जाता है। तो मॉडिफाइड जब DNTPs हम बनाते हैं इसको हम कहते हैं डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। तो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट ऐसा कहते हैं। तो ऐसे में जो मॉडिफाइड वर्जन रहता है ये जैसे ही PCR में सीक्वेंसिंग के टाइम पे जैसे ही बाइंड होता है वैसे ही जो है चेन सीक्वेंसिंग टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि इसके आगे जो है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बाइंड नहीं हो पाता। तो यही इसका मेन प्रिंसिपल है सेंगल सीक्वेंसिंग का, कि इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है इसको हम चेन टर्मिनेशन, इसलिए इसको हम जो कहते हैं चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग भी कहते हैं, और मॉडिफाइड होने के कारण न्यूक्लियोटाइड के इसको हम डाईडीऑक्सी मेथड भी कहते हैं। इसमें हम मैक्सिमम 400 to 900 बेस पेयर तक की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। अब इसमें 4 ट्यूब्स होती हैं, हर एक ट्यूब में हमारा जो टेम्पलेट होता है वो कॉमन होता है सभी में। इसमें हम हर ट्यूब में अलग अलग जो है डाईडीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डाईडीऑक्सी गोनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डाईडीऑक्सी साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट, डाईडीऑक्सी थाइमिडिन ट्राईफॉस्फेट, ऐसे करके हम चारों में अलग अलग DNTPs डालते हैं। और ये तो डालते ही हैं, साथ में हम एक कॉमन जो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट की जो DNTPs हैं इनको भी डालते हैं। तो अब रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्शन स्टार्ट हो गई, पॉलीमरेज क्या करेगा, DNTP लेगा और बाइंड करेगा, DNTP लेगा टेम्पलेट के साथ बाइंड करेगा, DNTP लेगा टेम्पलेट के साथ बाइंड करेगा। पर सडनली होगा ये कि सपोज़ कीजिए एडिनोसिन वाला जहाँ पर A आ गया वहाँ पर ये DNTP ऐड नहीं होकर के ये DDATP बाइंड हो गए, तो यहीं पर चेन टर्मिनेट हो जाती है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैंने प्राइमर लिखा था ये रेडियो लेबल्ड DNTPs ही हैं, मतलब जो मॉडिफाइड वाले DNTPs हैं वही हैं। तो इसमें अब क्या होगा? अब ये होगा कि जहाँ जहाँ पर चेन टर्मिनेशन हुआ है वहाँ वहाँ पर जो है हमारा रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड बाइंड हो गया।
अब इसको हम एक्सपोज करेंगे वैसे ही जैसे हमने जो मैक्सम गिलबर्ट वाली सीक्वेंसिंग में एक्सपोज किया था, एक्सपोज करेंगे रेडियो एक्सरे फिल्म पे, और उसमें भी वैसे ही बैंड्स बनेंगे, और बैंड्स बनेंगे तो हम उसको वैसे ही जो है रीड आउट करेंगे। तो बाकी प्रोसीजर इसमें सेम रहेगा, बाकी प्रोसीजर यही वाला रहेगा। अब सेंगर मेथड में ये है कि सेंगर मेथड में एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इस मेथड में जो चेन का टर्मिनेशन हो रहा है, वो चेन का टर्मिनेशन एक नॉर्मल सीक्वेंसिंग की तरह हो रहा है। तो ऐसे में ये सीक्वेंसिंग मेथड जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब म्यूटेशन नहीं करती है। जो DNTPs का जो म्यूटेशन हो जाता है उसको रोकती है। ये फास्ट है, इफ़ेक्टिव सीक्वेंसिंग है फॉर द लो नंबर ऑफ टारगेट्स। इसमें भी लगभग हम 400 से लेकर 900 बेस पेयर तक का सीक्वेंसिंग करते हैं, लेकिन इसको मॉडिफाई किया गया है ना। अब इसके हम पहले डिसएडवांटेज और देख लेते हैं। इसमें भी हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, डिफ़िकल्ट टू एनालाइज मोर देन 900 बेस पेयर। वही प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी कि ज़्यादा बेस पेयर हम एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसको मॉडिफाई किया गया। इसको जब मॉडिफाई किया गया तो जस्ट 1977 के बाद 1986 यानी 9 साल बाद ऑटोमेटेड फ्लोरोसेंट सीक्वेंसिंग आ गई। ऑटोमेटेड फ्लोरोसेंट सीक्वेंसिंग, इसमें हमने जहाँ पर एक रेडियो लेबल्ड लगाया था, जैसे वो रेडियो लेबलिंग जो होती है यहाँ फॉस्फेट की यहाँ पर एक रेडियो लेबलिंग होती है, तो जो आपने यहाँ रेडियो लेबलिंग करी थी उसकी जगह जो है हमने फ्लोरोसेंट लगा दिया है। ठीक है, ये अंतर रहता है। तो फ्लोरोसेंट जो है वो दो तरीके से अलग अलग मेथड में यूज़ होता है। या तो आप प्राइमर में आप फ्लोरोसेंट लगाएं, और या फिर आप जो है टर्मिनेटर सीक्वेंस पे, है ना, टर्मिनेटर सीक्वेंस पे फ्लोरोसेंट लगाएं। मतलब यहाँ पर आप DNTPs में फ्लोरोसेंट लगा रहे हैं, यहाँ पर आप प्राइमर में फ्लोरोसेंट लगा रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस रहता है। अब जब आप फ्लोरोसेंट लगाते हैं तब क्या होता है? अब होता ये है कि जो फ्लोरोसेंट है वो अगर आप प्राइमर के साथ बाइंड कर रहे हैं तो होता ये है कि आपको इसके लिए 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब बनाना पड़ती है। अगर आप प्राइमर के साथ बाइंड कर रहे हैं तो 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आपने अलग अलग जो है डाईडिऑक्सी DNTPs डाले हुए हैं, और चारों में फिर अलग अलग बैंड्स आते हैं। जैसा कि हमने बताया, अलग अलग फ्रेगमेंट्स के कारण अलग अलग बैंड्स आते हैं। जो सबसे फास्टेस्ट होता है उसको हम 3 प्राइम, उसको हम 5 प्राइम पे रखते हैं। जो लोएस्ट होता है उसको हम 3 प्राइम पे रखते हैं। और ऐसा करके हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के पैटर्न पर एक डिटेक्टर लगाते हैं। वो डिटेक्टर इस फ्लोरोसेंट को डिटेक्ट करता है और ये कंप्यूटर रीड करता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, इसमें आपको एक्सरे फिल्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ऑटोमेटेड फ्लोरोसेंट सीक्वेंसिंग दी थी, ये दी थी लॉरी हुड ने, और लॉरी हुड ने 1986 में दी थी। उन्होंने जब ये देखा कि सेंगर सीक्वेंसिंग जो है मैनुअल है, साथ में उसमें एक्सरे जो है शीट लगाई जाती है, उसके अंदर रेडियो लेबलिंग की जाती है, और मैक्सम गिलबर्ट में देखा उन्होंने कि ऑटो रेडियोग्राफी हो रही है, वो भी मैनुअल है। तो उन्होंने क्या करा, इस मैनुअल बेस कॉलिंग को रिमूव किया, है ना, इसको हम मैनुअल बेस कॉलिंग कहते हैं। इस कंडीशन को रिमूव किया उन्होंने, इसकी जगह ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड और दूसरा क्या है, कंप्यूटराइज्ड बेस कॉलिंग शुरू की। तो ये ऑटोमेटेड है क्योंकि ये जो डिटेक्टर है उस वही रीड करता है सीधे, और दूसरा ये है कि ये कंप्यूटराइज्ड है, तो जब भी इसका सीक्वेंस होता है ये कंप्यूटर खुद एनालिसिस कर देता है। अब इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो भी पॉलीक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, और जो इसमें फ्लोरोसेंट डाई यूज़ होती है वो रहती है, उसको वो फ्लोरेसिन ही रहती है, और या फिर रोडामिन रहती है। मतलब ये दो टाइप की डाई रहती हैं, या तो फ्लोरेसिन रहती है या रोडामिन रहती है। ऐसे दो टाइप की डाई रहती हैं, या फिर उसके डेरिवेटिव्स रहते हैं। ठीक है, फिर फाइनली क्या होता है, द फ्लोरोसेंट सिग्नेचर ऑफ ईच फ्रेगमेंट वॉज देन सेंड टू द कंप्यूटर वेयर द सॉफ्टवेयर वॉज ट्रेंड टू परफॉर्म बेस कॉलिंग। अब ये तो था अगर हम प्राइमर्स का फ्लोरोसेंस करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा इसी का टेक्निक है जिसमें हम
जो है डीएनटीपीस का फ्लोरोसेंस करते हैं। तो जो डीएनटीपीस होते हैं उसको 4 अलग कलर के साथ में फ्लोरोसेंस किया जाता है। ये कलर नंबर 1 का ग्राफ है, कलर नंबर 2 का ग्राफ है, कलर नंबर 3 का ग्राफ है, कलर नंबर 4 का ग्राफ है। अब इसमें भी 2 टाइप की टेक्निक आ गई हैं। जो फ्लोरोसेंट डाई टर्मिनेटर सिक्वेंसिंग है, इसमें 2 टाइप की टेक्निक हैं। या तो आप एक बार सिक्वेंसिंग करने के बाद जेल में रन करेंगे, तो जेल में रन करना अपने आप में बहुत कम्बरसम प्रोसीजर है। इसी की बजाय दूसरी जो टेक्निक आ गई है वो आ गई है कैपिलरी बेस्ड टेक्निक। कैपिलरी बेस्ड टेक्निक जो है जस्ट उसके 4 साल बाद यानी 1990 में दी गई। तो हम सबसे पहले जेल बेस्ड टेक्निक पढ़ते हैं। जेल बेस्ड टेक्निक का में क्या होता है? जेल बेस्ड टेक्निक में इन द अबाव रिएक्शन इंस्टेड द लेबल प्राइमर DDNTPs labeled and after the PCR of the single tube run on the gel in the single lane। तो हम क्या करेंगे, इसका PCR लगाएंगे और अब हमें यहाँ 4 अलग अलग लेन नहीं यूज़ करना है जेल में। सिंगल लेन में ही अलग अलग कलर के फ्लोरोसेंट वाले हमारे बैंड्स बन जाते हैं और उसको हम डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हैं, कंप्यूटर से कंप्यूटराइज्ड करते हैं, सॉफ्टवेयर उसका एनालिसिस करता है और इस टाइप का जो है ग्राफ देता है। इसमें एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है फ्लोरोसेंट बेस्ड चेन टर्मिनेशन मेथड इज ग्रेटली सिंप्लीफाइड डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड, है ना। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? नॉन स्पेसिफिक प्राइमर बाइंडिंग अफेक्ट एक्सीलरेट रीड आउट ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। तो एक बहुत ज़्यादा नॉइस आता है जब भी आप फ्लोरोसेंट का यूज़ करते हैं, तो नॉइस आता है। और कभी कभी जो ऊपर वाले में तो ये था कि जब हम प्राइमर का फ्लोरोसेंस यूज़ करते हैं, यानी कि प्राइमर की लेबलिंग करते हैं फ्लोरोसेंट डाई से, तो प्राइमर में भी जब प्राइमर प्राइमर बाइंडिंग हो जाती है या फिर प्राइमर की नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है, तब भी बहुत ज़्यादा फ्लोरोसेंस का नॉइस होता है। दूसरी मेथड है कैपिलरी मेथड। तो कैपिलरी मेथड जो है उसका ये स्ट्रक्चर है। कैपिलरी मेथड में ये करंट इस टाइप से पास होता है। ये कैपिलरी राउंड ऐसे बनाई गई है, यहाँ पर डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर क्या करता है, इस कैपिलरी को रीड आउट करता है। ये नेगेटिव चार्ज है, इधर बफर है, और पॉजिटिव चार्ज है, इधर हमने सैंपल लोड किया है जो कि इसमें रन होता है, और यहाँ पर आते आते जो है डिटेक्टर इसको रीड करता है। इसमें बैंड्स बनते हैं कैपिलरी में, और डिटेक्टर जब रीड करता है तो कंप्यूटर से एनालिसिस हो जाती है। कैपिलरी की जो 4 साल बाद ही 1990 में टेक्निक दी थी, इस टेक्निक को दिया था हेरोल्ड स्वेर्डलॉ। हेरोल्ड स्वेर्डलॉ ने, हेरोल्ड स्वेर्डलॉ। इस कैपिलरी में जो डायमीटर होता है वो होता है 50 माइक्रोमीटर। इसका इंटरनल डायमीटर सिर्फ 50 माइक्रोमीटर का होता है। इसमें दूसरी खास बात यह है कि कैपिलरी बहुत स्मॉल होती है, इसलिए इसका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होने से इसमें जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं और हम इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, तो इसमें होगा ये कि अगर ज़्यादा करंट भी पास कर देते हैं तो वो हीट के रूप में डेसिपिएट हो जाती है और कैपिलरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बैंड्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, पहली चीज़। दूसरा ये होता है कि पहले तो कैपिलरी में हमने पॉलीक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो पॉलीक्राइलेमाइड है उसको यूज़ किया था, जिसमें हम केवल कैपिलरी को सिंगल टाइम ही यूज़ कर पाते थे, बाद में हमको इसको फेंकना पड़ता था। लेकिन अब बाद में ये हो गया है कि लो विस्कोसिटी नॉन क्रॉस लिंक्ड का जो पॉलीमर है ना, लो विस्कोसिटी नॉन क्रॉस लिंक्ड जो पॉलीमर है उसको यूज़ किया जाता है, जिसके कारण अगर हम इसको प्रेशर के साथ फ्लशिंग भी करते हैं तो इजीली फ्लश होकर के हम वापस से नेक्स्ट रन के लिए इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए आप समझें कि अगर एक ऑटोमेटेड मशीन है और इसमें कैपिलरी लगी हुई है, तो कैपिलरी को अब आपको हाथ से वॉश नहीं करना है। ऑटोमेटेड मशीन जब इसकी प्रॉपर वॉशिंग कर देती है तो आफ्टर वॉशिंग इसके जो लो विस्कोसिटी नॉन क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर्स हैं वो रिमूव नहीं होते, और अंदर का जो बैंड्स होता है वो रिमूव हो जाता है, और दिस कैपिलरी विल अगेन रीयूज्ड फॉर द नेक्स्ट रन। ओके। लेकिन कैपिलरी में जो है 1990 की टेक्निक थी, और हालांकि ये यूज़फुल तो है, लेकिन इसमें अभी भी जो है हमारा जो शॉर्ट फ्रेगमेंट है लगभग 900 बेस पेयर जितना, उतना ही हम डिटेक्ट कर पा रहे थे।
है ना। पर कैपिलरी बेस्ड सीक्वेंसिंग में फिर भी ये हो गया कि लगभग हम 1000 बेस पेयर जितना जो है रीड कर पा रहे हैं, तो ये एक हमारे लिए एडवांटेज है कैपिलरी बेस्ड सीक्वेंसिंग में। ये कैपिलरी बेस्ड सीक्वेंसिंग अभी भी सेंगर की जो टेक्निक है, डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यानी कि DDNTP बेस्ड टेक्निक ही है, उसी को हम यहाँ पर अभी यूज़ कर रहे हैं। हमने बस यहाँ पर ये कर दिया कि फ्लोरोसेंट का यूज़ करना शुरू कर दिया, 4 अलग अलग टाइप की फ्लोरोसेंट। और दूसरा ये है कि हमने इसका जो जेल है वो वाला जो प्रोसीजर है उसको हटा दिया। पर इसमें फिर भी एक डिसएडवांटेज रह गया। इसमें डिसएडवांटेज ये रह गया कि यहाँ पर अभी भी हमको इलेक्ट्रिसिटी रन करना पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी रन करने वाला जो हमारा टाइम है वो कंज्यूम होता है, तो ये अभी भी जो है एक कम्बरसम प्रोसेस है। नाउ इसके बाद जस्ट 3 साल बाद वापस से एक नई टेक्निक आ गई, उसको हम पायरो सीक्वेंसिंग कहते हैं। पायरो सीक्वेंसिंग क्या है? Pyrosequencing, this principle is based on sequencing by synthesis। तो ये 4 टर्म आएंगे अलग अलग, सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस, सीक्वेंसिंग बाय लाइगेशन। इसको आपको समझना रहेगा। इसी पर बेस्ड प्रिंसिपल है हमारा पायरोसीक्वेंसिंग। पायरोसीक्वेंसिंग में क्या होता है? In which the sequencing is performed by detecting the nucleotide incorporated by a DNA polymerase. Pyrosequencing relies on light detection based on chain reaction when pyrophosphate is released, hence the name pyrosequencing। पायरोसीक्वेंसिंग में हमें जैसे पता है कि हमारा जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 अलग अलग फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, फॉस्फेट 1, फॉस्फेट 2, फॉस्फेट 3। और जब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में बाइंड होकर चेन बनाते हैं तो हमारे ये जो 2 फॉस्फेट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो जब ये रिमूव होते हैं तो यहाँ आप देखेंगे रिएक्शन, जो DNTPs है इनकी आपस में जब बाइंडिंग होती है तो पायरोफॉस्फेट बनता है। पायरोफॉस्फेट रिमूव होता है तब इसको एडिनाइल सल्फेट के साथ में मिक्स किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP सल्फ्यूराइलेज। जब ATP सल्फ्यूराइलेज के साथ बाइंड करते हैं तब बनता है ATP, मतलब पायरोफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो ल्यूसीफेरेज, ये एक बायोलॉजिकल कंपाउंड है जो कि नॉर्मली लाइट प्रोड्यूस करने वाला कंपाउंड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ल्यूसीफेरिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है ल्यूसीफेरेस के प्रेजेंस में ऑक्सी ल्यूसीफेरिन में। और ऐसे में जो ATP है ये लाइट प्रोड्यूस करता है। और इस लाइट को ही जो ये एक चिप बेस्ड टेक्निक है, ठीक है। चिप में सपोज कीजिए कि बहुत सारे होल्स बने हुए हैं और उन होल्स में अलग अलग टाइप के टेम्पलेट DNA हैं, और वो टेम्पलेट DNA किसी न किसी बीड वगैरह से बाइंड है। तो DNA हमारा जो है रिमूव नहीं होगा। अब उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसमें मतलब टेक्निक को आप समझें कि उसमें जैसे एक होल है, जो एक चिप है, इस चिप में बहुत सारे होल्स होंगे, लगभग मान लीजिए 1000 के आसपास होल्स होंगे। तो आप उसमें 1000 सैंपल डाल सकते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग बहुत सारे वेल्स बने हुए हैं जिसमें हम सैंपल्स डालते हैं। ओके, तो हमने सबसे पहले इस पूरी चिप को फ्लश किया। किससे फ्लश किया? मान लीजिए हमने सबसे पहले DNTP में सबसे पहले हमने डाला एडिनिन, है ना। फिर हमने दूसरे नंबर पर डाला साइटोसिन। तो आप ये समझें कि जैसे ही हमने एडिनिन डाला वैसे ही एडिनिन डालने पर जिस वेल में लाइट जनरेट होगी उस वेल को सबसे पहले रीड आउट कर लिया जाएगा। फिर मान लीजिए साइटोसिन डाला तो जिस वेल में साइटोसिन की लाइट जनरेट होगी उस वेल को जो है काउंट कर लिया जाएगा। तो उस वेल, मान लीजिए वेल नंबर 1 है, वेल नंबर 2 है, वेल नंबर 3 है, वेल नंबर 4 है, 5, 6, 7, 8, ऐसी वेल्स बहुत सारी होंगी। तो जिस वेल में लाइट जनरेट होगी उसमें वो वाला सीक्वेंस का DNTP ऐड होगा। तो हम सबसे पहले एडिनिन डालेंगे, फिर फ्लशिंग करेंगे, फिर साइटोसिन डालेंगे, फिर फ्लशिंग करेंगे, फिर ग्वानिन डालेंगे, फिर फ्लशिंग करेंगे। तो फ्लशिंग करने पर जो ओल्ड वाला DNTP होगा वो रिमूव हो जाएगा, फ्लश आउट हो जाएगा। तो ऐसा करने से एक सीक्वेंस तैयार होता है कि किस वेल में कौन सा DNA टेम्पलेट का क्या सीक्वेंस जनरेट हो रहा है ना। अब इसमें
तीन टाइप की सीक्वेंसिंग टेक्निक पायरो सीक्वेंसिंग जो होती है काफ़ी पॉपुलर रही। इसमें तीन टाइप की सीक्वेंसिंग टेक्निक आई। पहला थी सॉलिड फेज सीक्वेंसिंग। तो सॉलिड सरफेस लिया गया उसमें सॉलिड फेज, जो कि 1993 यानी कि इसी समय जो हमने सीक्वेंसिंग जब शुरू करी पायरो सीक्वेंसिंग, इसको दिया था पीटरसन और ओहलेन और नायरेन, इन साइंटिस्ट ने। फिर इसके बाद 5 साल बाद इन्होंने दिया सॉल्यूशन बेस्ड पायरो सीक्वेंसिंग। तो इसमें जो है सॉलिड फेज की जगह हमारा टेम्पलेट सॉल्यूशन में रहता है। ये 1998 में दिया, ये दिया था मुस्तफ़ा एंड ओहलेन, और ओहलेन के बाद में एक है नायरेन। तो दो साइंटिस्ट तो सेम ही हैं, लेकिन ऊपर पीटरसन थे और नीचे मुस्तफ़ा हो गए। इसके बाद में जो अभी 2005 में जो नई टेक्निक आई है पायरो सीक्वेंसिंग रिलेटेड, वो हो गई माइक्रो फ्लूइड बेस्ड पायरो सीक्वेंसिंग। तो माइक्रो फ्लूइड बेस्ड चिप्स होती हैं जिसमें लगभग 5 माइक्रोलीटर या 10 माइक्रोलीटर जितना ही मटेरियल डाला जाता है। इस माइक्रो फ्लूइड बेस्ड टेक्निक का एडवांटेज ये है कि इसमें जो सैंपल होता है वो बहुत कम क्वांटिटी में ही हमारा काम हो जाता है, बहुत कम इसमें रिएजेंट्स लगते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये ज़्यादा एडवांटेजियस रहती है। 2005 में आई है और इसको दिया था जोनाथन जोनाथन रॉथबर्ग ने। जोनाथन रॉथबर्ग। तो ये टेक्निक्स आई हैं, दे आर बेस्ड ऑन पायरो सीक्वेंसिंग। तो पायरो सीक्वेंसिंग में ये सीक्वेंसिंग टेक्निक है और इसका अब एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज, इट इज़ द हाईली सेंसिटिव देन सेंगर सीक्वेंसिंग। सेंगर सीक्वेंसिंग में हमने फ्लोरोसेंट डाई डाली थी, तो फ्लोरोसेंट डाई से एक फ्लोरोसेंस नॉइस आती है, जबकि यहाँ जो है जब हम ल्यूसीफेरेस डालते हैं तो लाइट जो जनरेट होती है, तो लाइट की कभी नॉइस नहीं आती है। तो ये एक पहला इसका बेनिफिट है। दूसरा है इट इज़ फास्टर देन द सेंगर सीक्वेंसिंग, देन मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन द सेंगर सीक्वेंसिंग। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि डाटा एनालिसिस ऑफ पायरो सीक्वेंसिंग समटाइम्स कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग। क्योंकि इसमें क्या हो गया, बहुत सारे वेल्स बना दिए और कहाँ लाइट जनरेट हो रही है कहाँ जनरेट नहीं हो रही है, उसके लिए थोड़ा सा जो डाटा एनालिसिस है वो वाला पार्ट इसका चैलेंजिंग है। इसमें एक और ख़ास बात यह है कि जितने भी एटीपीज हैं, मतलब एडिनोसिन ग्वानिन डीएनटीपीज जो हैं, उनके भी अपने अपने अलग अलग मतलब उसमें कोई ऐसा फ्लोरोसेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। आप समझें कि जिधर लाइट आई बस उसका है, उसको लाइट आने पर एनालिसिस कर लिया। ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, फ्लो बाय फ्लो, पहले एडेनिन डालते हैं फिर साइटोसिन डालते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर किसी भी टाइप का फ्लोरोसेंट यूज़ नहीं किया गया। तो कितनी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पुरानी चीज़ को आगे जाके हम लिख देते हैं दोबारा से, पर पायरो सीक्वेंसिंग में यहाँ पर फ्लोरोसेंट यूज़ नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पर किसी भी टाइप का एडवांटेज यही है कि किसी भी टाइप का फ्लोरोसेंस का नॉइस नहीं आता है, पहली चीज़। दूसरा इसमें यह है एक और कि ये भी एक पीसीआर बेस्ड टेक्निक है, क्योंकि इसमें सीक्वेंसिंग कर रहे हैं हम। एक सेकेंड, इसके अंदर हम ये ध्यान देने वाली बात है पायरो सीक्वेंसिंग में कि हम कहीं से कहीं तक पीसीआर से एम्प्लीफिकेशन नहीं कर रहे हैं, है ना। सेंगर सीक्वेंसिंग में हमने क्या किया था, पीसीआर से एम्प्लीफिकेशन किया था। ये याद रखना, पायरो सीक्वेंसिंग के केस में हम पीसीआर से एम्प्लीफिकेशन नहीं कर रहे हैं। इसमें तो हमने सिर्फ हमारा डीएनए डाला टेम्पलेट, और हम ऊपर से डीएनटीपीज डालते जा रहे हैं, और हमारा जो टेम्पलेट के अगेंस्ट में जो भी न्यूक्लियोटाइड है वो बाइंड हो रहा है और लाइट दे रहा है। तो यहाँ पर ये एडवांटेज लिखना चाहिए कि दिस टेक्निक इज नॉट बेस्ड ऑन पीसीआर। तो ये एक एडवांटेज ही है। पायरो सीक्वेंसिंग एक थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक है, और पायरो सीक्वेंसिंग में भी लगभग 700 बेस पेयर तक की ही सीक्वेंसिंग होती है। इसलिए ये भी इसका अगेन एक डिसएडवांटेज है। इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए और नेक्स्ट टेक्निक जो आती है वो है आयन सेमीकंडक्टर सीक्वेंसिंग। तो 5 साल के ही बाद में, पायरो सीक्वेंसिंग के 5 साल बाद 2010 में एक आयन सेमीकंडक्टर सीक्वेंसिंग आई है। नाउ इसका क्या प्रिंसिपल है
इसका प्रिंसिपल ये है कि जब भी आपको पता है कि आपस में न्यूक्लियोटाइड बाइंड होते हैं तो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे ये जो चेन बनती है, तो इस चेन में हमने देखिए पायरोफॉस्फेट की कंडीशन में क्या पढ़ा था कि ये फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है। पर आपने ध्यान दिया होगा कि फॉस्फेट कहाँ जुड़ता है, ये फॉस्फेट यहाँ हाइड्रोजन आयन के यहाँ जुड़ता है। तो जब भी इस हाइड्रोजन आयन से फॉस्फेट जुड़ता है, एक हाइड्रोजन आयन भी रिलीज होता है। यानी कि अगर ये डीएनए सीक्वेंसिंग हम किसी ऐसे सॉल्यूशन में करें जिसका हम बाद में पीएच नाप सकें, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन रिमूव होंगे उसका पीएच वैसे वैसे सॉल्यूशन का चेंज होता जाएगा। और यही आयन सेमीकंडक्टर सीक्वेंसिंग टेक्निक में यूज़ किया जाता है। ये जो पीएच चेंज होता है इसको जो इसमें सेमीकंडक्टर है या फिर आयन सेमीकंडक्टर है, ये इसकी पीएच की एच पॉजिटिव आयन्स की कंडक्टिविटी को नापता है और इसके बेसिस पर आयन सेमीकंडक्टर सीक्वेंसिंग का प्रिंसिपल बेस्ड है। So in the ion semiconductor sequencing, it is based on the detection of hydrogen ion that are released during the polymerization of DNA. This is a method of sequencing by synthesis. ठीक है, इसको भी हम sequencing by synthesis method कहते हैं. During a complementary strand is built based on the sequence of a template strand. तो जब भी कोई टेम्पलेट स्ट्रैंड के अगेंस्ट में हमारा सीक्वेंस तैयार होता है या उसमें डीएनटीपीज ऐड होते हैं, तो वैसे हाइड्रोजन आयन रिमूव होते हैं, उस हाइड्रोजन आयन का मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें भी जैसे ऊपर हमने बताया था पायरो सीक्वेंसिंग माइक्रोवेल्स होते हैं, वैसे इसमें भी माइक्रोवेल्स होते हैं। ये माइक्रोवेल्स कंटेनिंग अ टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड टू बी सीक्वेंस्ड इज फ्लोटेड विथ अ सिंगल स्पीशीज ऑफ डीएनटीपी। मतलब इसमें भी एक एक करके डीएनटीपीज डालते हैं। सबसे पहले एडिनिन डाल दिया, फिर मान लीजिए साइटोसिन डाल दिया, फिर ग्वानिन डाल दिया। तो इफ़ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनटीपी इज कम्प्लीमेंट्री टू द लीडिंग टेम्पलेट न्यूक्लियोटाइड, इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ग्रोइंग कम्प्लीमेंटेड स्ट्रैंड। तो हमारा जो टेम्पलेट है उसके साथ वो इनकॉर्पोरेट होता जाता है हमारा डीएनटीपी, और इट कॉजेज द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट ट्रिगर द आयन सेंसर। जो आयन का सेंसर होता है उसको ट्रिगर करता है। लीड्स टू चेंज इन द पीएच इज डिटेक्टेड बिफोर पुटिंग नेक्स्ट डीएनटीपी। तो आप जैसे दूसरा डीएनटीपी डालने वाले हैं तो मत डालिए, उसके पहले फ्लश कर दीजिए, फ्लश करने के बाद दूसरा वाला आप डीएनटीपी डालें। ऐसा करने से जो पुराना वाला ऐड हो गया होगा, मान लो जब अगर ऐड नहीं हुआ होगा, वो रिमूव हो जाएगा। इस सीक्वेंसिंग टेक्निक को भी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक कहते हैं। इसका एडवांटेज देख लेते हैं। ये लो कॉस्ट सीक्वेंसिंग है, रैपिड सीक्वेंसिंग टेक्निक है, और इसमें हम सीक्वेंसिंग रियल टाइम सीक्वेंसिंग करते हैं, है ना। मतलब हमने जैसे ही मान लीजिए एडेनिन डाला, हमें वैसे ही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ मिला और हमने उसको डिटेक्ट कर लिया। तो ये एक रियल टाइम सीक्वेंसिंग है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि जो पायरो सीक्वेंसिंग होती है, ये पायरो सीक्वेंसिंग भी एक रियल टाइम सीक्वेंसिंग है, क्योंकि इसमें जैसे ही हमने कोई एक एडेनिन डाला वैसे ही यहाँ लाइट आ गई, तो इसीलिए पायरो सीक्वेंसिंग है। और उसके बाद इसलिए इनको हम जो है थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग रखते हैं। थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग का एडवांटेज ही ये है कि थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग जो होती है रियल टाइम सीक्वेंसिंग होती है। इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि जो थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग होती है ये रियल टाइम सीक्वेंसिंग होती है। ओके, अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है? इसमें डिसएडवांटेज ये है कि दिस टेक्निक, कौन सा आयन सेमीकंडक्टर में बता रहा हूँ मैं, दिस टेक्निक हैविंग डिफिकल्टी टू रीड लॉन्ग रिपीट्स बिकॉज द सेम डीएनटीपी एट द सेम टाइम लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ मोर हाइड्रोजन आयन। मतलब आप समझिए कि कभी रिपीटेटिव सीक्वेंसेस रहते हैं, मान लीजिए ए 5 बार आ गया, तो इतने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा कि पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, और इसके कारण जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा ही आएगा। तो इसीलिए जो लॉन्ग रिपीट्स वाले डीएनटीपीज होते हैं ना, उनको रीड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये है कि जो शॉर्ट लेंथ न्यूक्लियोटाइड होते हैं उन्हीं का सीक्वेंसिंग हो पाता है, मतलब इसमें लेस देन 600 बेस पेयर तक का ही सीक्वेंसिंग हो पाता है।
इसके बाद अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि ये प्रॉब्लम चलती है, इसलिए नेक्स्ट आ गया हमारा सिंगल मॉलिक्यूल रियल टाइम यानी स्मार्ट सीक्वेंसिंग। तो जस्ट 2010 के बाद 1 साल बाद जो है सिंगल मॉलिक्यूल रियल टाइम स्मार्ट सीक्वेंसिंग आ गई। इस सीक्वेंसिंग की हिस्ट्री क्या है? इसको सबसे पहले जो है पैसिफिक बायोसाइंस की जो कंपनी है उसने कमर्शलाइज किया, और उसके पास ये स्मार्ट सीक्वेंसिंग की जो वर्जन्स हैं वो उसने डेवलप भी करता गया, साथ में वो उसको जो है इम्प्रूव भी करता गया। तो पैसिफिक बायोसाइंस ने अभी 2018 में इसका जो वर्ज़न लॉन्च किया है वो है 6.0 केमिस्ट्री वर्ज़न। तो इस वर्ज़न के कारण मतलब इसमें धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो ये जो सिंगल मॉलिक्यूल रियल टाइम स्मार्ट सीक्वेंसिंग टेक्निक है, इसका प्रिंसिपल क्या है इसको देख लेते हैं। नाउ कम्स टू द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल रियल टाइम स्मार्ट सीक्वेंसिंग principle. A single DNA polymerase enzyme affixed at the bottom of zero mode waveguide, that is the ZMW, with a single molecule of DNA template. The ZMW is a structure that create an illuminated observation volume that is small enough to observe only a single nucleotide of the DNA being incorporated by the DNA polymerase. Each of 4 DNTP bind to the different 4 fluorescent at phosphate group. When DNTPs bind, then different patterns of the fluorescent emit its light, that is the fluorescence, and observed by a detector. Different template can be sequenced at the same time by chip based automated sequencer machine. इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि इसमें सबसे नीचे ही नीचे एक ग्लास की शीट होती है, और इस ग्लास की शीट को जो है इन्होंने कहा है ज़ीरो मोड वेव गाइड। तो ज़ीरो मोड वेव गाइड मतलब ये होता है कि इस ग्लास की शीट पर ये ग्लास की जो शीट है इस पर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये इस टाइप से बाइंड होता है, और ये ग्लास की शीट है इस पर ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस टाइप से बाइंड होता है, बराबर। अब इसमें क्या है, जैसे ही डीएनए का हमारा जो टेम्पलेट आएगा, ये डीएनए का टेम्पलेट आया, और ये यहाँ पर क्या होगा, इसमें डीएनटीपीज बाइंड होना शुरू हो जाएंगे। तो जब डीएनटीपी बाइंड होते हैं तो हमें ये पता है कि फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है ना, 2 फॉस्फेट के ग्रुप रिलीज होते हैं। अगर हम इन डीएनटीपीज को किसी फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर दें, तो 4 डीएनटीपीज को 4 डिफरेंट टाइप के फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर दिया, तो 4 डीएनटीपी के किस साइट पर किया, वो भी हमने फॉस्फेट ग्रुप पे किया। तो जब भी फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा, एक यहाँ पर ल्यूमिनेसेंस क्रिएट होगा, या फिर एक लाइट क्रिएट होगी, या फिर एक फ्लोरोसेंस क्रिएट होगा। वो फ्लोरोसेंस जो है, ये जो ग्लास की शीट है जिसको हमने कहा है ZMW, है ना, ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि ये इस टाइप की जो लाइट है इसको एकदम क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है ना, या उसके ल्यूमिनेसेंस का ऑब्जर्वेशन वॉल्यूम यहाँ लिखा हुआ है, दैट क्रिएट एन ल्यूमिनेटेड ऑब्जर्वेशन वॉल्यूम। कैसा भी ऑब्जर्वेशन वॉल्यूम आएगा, जरा सा भी ऑब्जर्वेशन वॉल्यूम आएगा उसको ही डिटेक्ट कर लेगी। तो यहाँ पर ये एक सिलेंड्रिकल कप होता है, मतलब एक सिलेंड्रिकल कप होता है ये, और इस सिलेंड्रिकल कप के अंदर ये पूरी प्रोसीजर चल रही होती है, और ये सिलेंड्रिकल कप जो होता है इसी के अंदर लाइट का इमिशन होता रहता है, और इसको हम डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक डिटेक्टर होता है, ये यहाँ पर एक जो है डिटेक्टर होता है, तो ये डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये है पूरा मैकेनिज्म ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल रियल टाइम। इसको हम रियल टाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ, वैसे ही जो है फ्लोरोसेंस रिलीज होगा, और फ्लोरोसेंस होगा तो वो वाला जो पर्टिकुलर कलर है वो डिटेक्टर से शो होगा। ओके, तो ये है पूरा इसका मैकेनिज़्म। और ये ऐसे बहुत सारे अलग अलग जैसे कि मान लीजिए एक चिप है, बहुत बड़ी चिप है, उस चिप में अलग अलग जगह बहुत सारे इस टाइप के डिटेक्टर्स के साथ में कप्स होते हैं, और ये पूरी मैकेनिज़्म होती है। ये है सिंगल मॉलिक्यूल रियल टाइम स्मार्ट सीक्वेंसिंग। अब इसमें लगभग 30,000 बेस पेयर का सीक्वेंसिंग किया जा सकता है,
और मैक्सिमम ये देखा गया है कि 1 लाख जो है 1 लाख मैक्सिमम बेस पेयर का सीक्वेंसिंग हुआ है। ये एक रियल टाइम सीक्वेंसिंग है। इसका डिसएडवांटेज तो अभी नहीं देखा गया है। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि डिसएडवांटेज इसलिए भी नहीं क्योंकि ये मतलब 30,000 बेस पेयर तक का सीक्वेंसिंग कर रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है नैनोपोर सीक्वेंसिंग। इसे प्रोफेसर डेविड डेमियर ने डीएमर प्रोफेसर डेविड डीएमर 1989 में इसका आइडिया दिया था। और ये जो है अब जा कर के अपने जो इसका जो न्यू वर्जन है वो अब आया है। तो व्हाट इज़ द मतलब ये लेटेस्ट टेक्निक है। और अभी जो हम कोरोना का जो कोविड-19 का जो फेज़ है, इस फेज़ में भी हमने जो वायरस है उसका भी सीक्वेंसिंग नैनोपोर सीक्वेंसिंग मेथड से ही किया है। तो इसके प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। नाउ कम्स टू द प्रिंसिपल। नैनोपोर इज थर्ड जनरेशन अप्रोच। तो अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो जैसे कुछ सेकंड जनरेशन के भी थे। हमने जैसे सिंगल मॉलिक्यूल रियल टाइम पढ़ा, ये थर्ड जनरेशन में आता है ना। नैनोपोर थर्ड जनरेशन में आता है। तो यूज्ड इन द सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब इसमें बड़ी बात यह है कि डीएनए का भी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, इसमें आरएनए का सीक्वेंसिंग भी कर सकते हैं। A single molecule of DNA or RNA is sequenced without need of PCR amplification और chemical labeling। तो इसमें आप देखिए कोई लेबलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, और ना ही हमें कोई पीसीआर का एम्प्लीफिकेशन करना पड़ रहा है। ये दो टाइप का होता है, एक इसमें बायोलॉजिकल नैनोपोर होता है, एक सॉलिड स्टेट नैनोपोर होता है। नैनोपोर का मतलब ये है कि जो पोरीन होते हैं ना, उन पोरीन्स को एक मेम्ब्रेन में डाल दिया जाता है। तो ये जैसे मान लीजिए इस टाइप का पोरीन है और उसको मेम्ब्रेन, एक ये मेम्ब्रेन है, इसमें डाल दिया जाता है। अब ये बायोलॉजिकली अगर बनाई जाती है तो बायोलॉजिकली ये पोरीन्स होते हैं अल्फा हिमोलाइसिन नैनोपोर, और या फिर ये होते हैं माइकोबैक्टीरियम सेगमेंटिस पोरिन ए, दैट इज एमएसपी ए। ओके, अगर ये सॉलिड स्टेट नैनोपोर बनाया जाता है तो ये पूरा मेटेलिक होता है, सारा का सारा मेटल अलाय सबस्ट्रेट विथ नैनोपोर साइज पोर दैट अलाउ डीएनए और आरएनए टू पास थ्रू। तो ये पूरा मेटेलिक एलॉय होता है और इसमें जो नैनोपोर होता है वो भी मेटेलिक होता है। तो नैनोपोर सोचिए आप कितना माइक्रो नैनोपोर्स होगा जिससे सिर्फ डीएनए या आरएनए ही जा पाता है। A biological solid state membrane where the nanopore is found is surrounded by electrostatic solution। तो इसमें जहाँ ये मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्यूशन होता है बहुत सारा। और मैंने ये भी देखा है कि इसमें अपर सॉल्यूशन जो है अलग होता है और लोअर सॉल्यूशन अलग होता है, जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होते हैं। और इस मेम्ब्रेन को भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के साथ बाइसिंग किया जाता है ना। तो अ मेम्ब्रेन स्प्लिट द सॉल्यूशन इनटू 2 चेम्बर्स। तो ये मेम्ब्रेन है, इसमें एक सॉल्यूशन ऊपर की तरफ होता है, एक सॉल्यूशन नीचे की तरफ होता है। अ बायस्ड वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो पूरी मेम्ब्रेन में मतलब जैसे मान लीजिए जैसे डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये जो पोरीन है यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पॉजिटिव आयंस का चार्ज दिया जाता है, यहाँ नेगेटिव आयंस का चार्ज होता है। ओके, तो इधर क्या है, नेगेटिव रखेंगे तो नीचे जाएगा नहीं, इसलिए या फिर मान लीजिए अगर आपने ऊपर पॉजिटिव रख दिया तो डीएनए इसके अंदर जाएगा नहीं। तो इसलिए जो चार्जिंग होता है वो इस टाइप से किया जाता है कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाइसिंग की जाती है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है ना ही ऊपर के सॉल्यूशन में पॉजिटिव रखते हैं ना नीचे के सॉल्यूशन में नेगेटिव रखते हैं, ऐसा नहीं करते। ऐसे अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाइसिंग की जाती है ना, डिफरेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की, including an electric field that drives charged particles. In this case, the ion into the motion, the drop in the voltage near and inside the nanopore। तो ये जो नैनोपोर के नियर बाय जो एरिया है यहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका होता है। और ये इस टाइप का वोल्टेज होता है कि जैसे ही डीएनए या आरएनए इसके इधर उधर होते हैं, तो इसमें बेसिकली डीएनए या आरएनए हम जब सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसमें ब्राउनियन मूवमेंट होता है। पर जैसे ही ये पोर के आसपास होते हैं डीएनए या आरएनए, तो ये पोर अट्रैक्ट करता है डीएनए या आरएनए को। और ये भी होता है कि जो पोर है उसका बायोटिनाइलेशन किया जाता है। तो बायोटिनाइलेशन या तो इसका कर सकते हैं
या फिर जो डीएनए का जो एंड होता है 5 प्राइम एंड, उसका बायोटिनाइलेशन कर सकते हैं, ताकि जैसे ही 5 प्राइम एंड इसमें जाता है वो बायोटिनाइलेटेड हो तो इजीली कैप्चर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के बायोटिनाइलेशंस के पैटर्न बनाए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे से एडर हो सके। ठीक है। Once DNA and RNA inside poles, the molecule translocate via a combination of electrophoretic, electroosmotic, or sometimes thermophoretic forces. Different molecule can be sensed and potentially identified based on their modulation in the ionic current. तो जैसे जैसे ये डीएनए इस पोल से अंदर जाता है, यहाँ पर आयनिक करंट चेंज होता चला जाता है बिकॉज ऑफ इंजर्शन ऑफ दैट डीएनए, और देर इज अ चेंज इन द आयनिक करंट। इसको जो है देर इज अ चेंज इन द वोल्टेज और चेंज इन द करंट, उसको मेज़र किया जाता है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप का पीसीआर यूज़ नहीं हो रहा है, और जैसे जैसे एक एक बेस इसमें मेम्ब्रेन को एक क्रॉस करता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पर वेव्स बनती हैं और उस वेव्स को रीड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर, है ना। या फिर यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोफोरेटिक या थर्मोफोरेटिक जो चेंज होता है या इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक जो चेंज होता है, उसको मेज़र किया जाता है। तो ये है इसकी पूरा प्रिंसिपल नैनोपोर सीक्वेंसिंग की। अब इसका एडवांटेज क्या है? अगर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई प्रोटीन्स, क्योंकि पोरिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन भी करते हैं। तो वो इजीली इस टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं, अगर उसकी सीक्वेंसिंग करना हो तो उसको भी इजीली सीक्वेंस कर सकते हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल नैनोपोर का डिसएडवांटेज क्या है कि जो प्रोटीन, ये पोरिन प्रोटीन्स जो यहाँ लगाए गए हैं, दे आर अफेक्टेड बाय लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। मान लीजिए कहीं ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, सपोज कीजिए पीएच में चेंज हो गया है, तो इनके डीनेचर होने का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। ओके। अब हम बात करते हैं नैनोपोर के ओवरऑल एडवांटेज की। तो ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, मैंने इसको देखा है, ये बहुत ही छोटा सा इतना बड़ा डिवाइस होता है, और इसमें बिल्कुल माइक्रो लीटर का एक ड्रॉप डाल करके हम जो है डीएनए का डिटेक्शन करते हैं। तो बहुत ही छोटा डिवाइस है, और इसको फिर लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया जाता है ताकि जितना भी इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चेंज आता है या इलेक्ट्रोफोरेटिक चेंज आता है या इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक चेंज आता है, उसको कंप्यूटर रीड आउट कर सके। पोर्टेबल डिवाइस होता है, कैन बी यूज एनीवेयर इन द रिमोट एरिया। तो हम फील्ड कंडीशन में भी डीएनए सीक्वेंसिंग इससे कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि लो ट्रांसलोकेशन वेलोसिटी होती है इसकी। लो ट्रांसलोकेशन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जब डीएनए स्पोरिन के साथ गुजरता है नीचे तक, तो डीएनए की एक वेलोसिटी होती है जाने की, है ना। यहाँ आप कोई प्रेशर नहीं लगा रहे हो, यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, इसलिए डीएनए अपने खुद के इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण इसमें बाइंड होता है और इसका ट्रांसलोकेशन होता है। तो ये जो ट्रांसलोकेशन है इसकी वेलोसिटी बहुत लो होती है, तो इसलिए इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी लो वेलोसिटी ट्रांसलोकेशन होती है। उसके बाद सेम पोर साइज पोरिन प्रोटीन प्रोडक्शन इज़ ए चैलेंज। तो जैसे पोर साइज जो रहता है ना, वो पोर साइज एक जैसे बना पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो पोरिन्स हैं वो पोरिन्स एक जैसे बनाना बड़ा मुश्किल है। किसी पोरिन का पोर साइज छोटा होगा, किसी पोरिन का पोर साइज बड़ा भी हो सकता है। एक जैसे पोरिन को सिंथेटिकली बनाना मुश्किल है। तीसरा है द इंस्ट्रूमेंट इज़ हाईली सेंसिटिव टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था, जैसे पीएच का चेंज है या फिर टेम्परेचर चेंज है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट सीक्वेंसिंग। अभी तक हमने यहाँ पर अलग अलग टाइप की सीक्वेंसिंग पढ़ ली है, उसके प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं। इसमें बहुत सारी नई टेक्निक्स हैं, बहुत सारी सीक्वेंसिंग की मेथड्स हैं। तो मैंने मोस्टली जो मेजर थी उसको मैंने कवर की है यहाँ पे। अब मैं सीधे जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है उस पर आता हूँ, और वो है एनालिटिकल टूल फॉर सीक्वेंस एनालिसिस, है ना। तो ये एनालिटिकल टूल फॉर सीक्वेंस एनालिसिस मैंने पढ़ा है फ्रॉम बुक सीक्वेंस इवोल्यूशन फंक्शन कंप्यूटेशनल अप्रोचेस इन कंपैरेटिव जीनोमिक्स, इससे पढ़ा है। इसके चैप्टर नंबर 4 में आपको मिलेगा प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस। तो हालांकि
ये काफ़ी जीनोमिक्स का पार्ट था एक, ये कहें कि ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा सा टफ लगा, इसलिए इसको मैंने बहुत शॉर्ट समराइजिंग फॉर्म में लिखा है कि कौन कौन से टूल्स होना चाहिए। प्रोकैरियोट्स में मैंने पढ़ा है कि जो ओपन रीडिंग फ्रेम्स के टूल्स होते हैं उसके डिटेक्शन के लिए ओ आर ए फाइंडर होता है, ये एन सी बी आई में मिल जाएगा। इसके बाद ओ आर पी एच ई यू एस है ना, यानी कि ऑर्फियस एंड क्रिटिका, ये टूल्स हैं। एक ब्लास्ट टूल होता है। तो ये कुछ टूल्स हैं जिससे हम प्रोकैरियोट्स के सीक्वेंस का डिटेक्शन कर सकते हैं या उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जो भी सीक्वेंस है, हमने डीएनए का सीक्वेंसिंग कर लिया, पर हमें ये पता होना चाहिए कि इस सीक्वेंस में कितने ऐसे हैं जो एक्सॉन्स हैं, कितने ऐसे हैं जो इंट्रॉन्स हैं, या कितने ऐसे हैं जो कंजर्व्ड रीजन्स हैं, है ना, कितने ऐसे जीन हैं जो एक्सप्रेस होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। कितने ऐसे हैं जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर हैं जिसमें, या पता चल रहा है कि एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, कितने ऐसे जीन्स हैं जिसमें स्प्लाइसिंग सिग्नल्स हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको देखना और उस बेसिस पर प्रेडिक्ट करना कि कहाँ पर म्यूटेशन करना है या कहाँ पर प्राइमर, कहाँ पर जो है न्यूक्लियोटाइड में चेंज करना है, वो सब देखना ज़रूरी है। इसलिए ये सेकंड पार्ट आता है सीक्वेंसिंग के बाद एनालिसिस का। सीक्वेंसिंग तो इंस्ट्रूमेंट हमें करके दे देगा, लेकिन फिर भी एनालिसिस जो है वो हमें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स इसके लिए जनरेट किए गए हैं, और उससे एनालिसिस करने के बाद हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर म्यूटेशन हुआ है, कहाँ पर हम सिंगल ड्रग दे करके इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। या कोई मान लीजिए मिथाइलेशन है, जो साइटोसिन्स होते हैं उसमें मिथाइलेशन रहता है, तो मिथाइलेशन होने के कारण हम पता लगा सकते हैं कि कितना एजिंग मतलब रोका जा सकता है। या मैंने देखा है कि जैसे बहुत सारे लोगों को इनहेरिडिटरी डायबिटीज़ मेलिटस है, तो उस डायबिटीज़ मेलिटस के ट्रीटमेंट के लिए जो डीएनए में मिथाइलेशन हो रहा है उसको रोक दें तो डायबिटीज़ मेलिटस कम हो सकता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं। तो इसमें मैं वन बाय वन आपको टूल्स बता देता हूँ, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं उसके बारे में मैंने कुछ लिखा है। सबसे पहले है जीन मार्क। ओके, जीन मार्क वॉज द फर्स्ट टूल फॉर फाइंडिंग प्रोकैरियोटिक जीन दैट एम्प्लॉय ए होमोजीनस Markov model to classify DNA region into protein coding, non-coding, and non-coding but complementary to the coding, so that the E. coli gene could be classified into so-called typical, highly typical, and atypical gene sets. तो जीन मार्क एक ऐसा टूल है जो किसी डीएनए में ये बताता है कि कौन सा रीजन नॉन कोडिंग है, कौन सा रीजन जो है कोडिंग है, और कौन सा रीजन ऐसा है जो नॉन कोडिंग है पर कंप्लीमेंट्री ऑफ पर्टिकुलर कोडिंग जीन है। तो कोडिंग किस चीज़ की, प्रोटीन की कोडिंग, है ना। तो ऐसे एक्सप्रेस होने वाले जीन, तो इसीलिए ई कोलाई में भी जो कोडिंग और नॉन कोडिंग है उस बेसिस पर ई कोलाई में जो जीन्स होते हैं उसको टिपिकल, हाईली टिपिकल और एटिपिकल जीन सेट में डिवाइड किया गया है विद द हेल्प ऑफ जीन मार्क। इसके बाद दूसरा एक टूल आता है, इसको हम ग्लीमर कहते हैं। ग्लीमर यानी कि जीन लोकेटर एंड इंटरपोलेटेड मार्कोव मॉडलर। तो इसका इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई कोडिंग रीजन एंड डिफ्रेंशिएटेड देम फ्रॉम नॉन कोडिंग रीजन इन प्रोकैरियोट्स। तो इसका जो ग्लीमर है इसका भी कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स को डिफ्रेंशिएट करने में किया जाता है। तीसरा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो है ग्रेल, GRAIL, यानी कि जीन रिकॉग्निशन एंड असेंबली इंटरनेट लिंक। ये एक और सॉफ्टवेयर है, एक टूल है। दिस टूल आइडेंटिफाई एक्सॉन्स, पॉली ए साइट, प्रमोटर्स, CPG, यानी कि मैंने भी आपको बताया जो मिथाइलेटेड साइटोसिन्स वगैरह होते हैं, CPG आइसलैंड्स। इसके बाद कॉम्पिटिटिव एलिमेंट्स एंड फ्रेम शिफ्ट एरर इन द DNA सीक्वेंस बाय कंपेयरिंग देम टू ए डाटाबेस ऑफ नॉन ह्यूमन एंड माउस सीक्वेंस एलिमेंट्स। तो जो ग्रिल है ये यूकेरियोटिक स्पीशीज में आ गया। इसका यूज़ होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ एक्सॉन को डिटेक्ट करता है, पॉली ए साइट्स को डिटेक्ट करता है, प्रमोटर्स को डिटेक्ट करता है,
CpG आइसलैंड्स को डिटेक्ट करता है। देखिए जहाँ जहाँ आइसलैंड टर्म आ गया ना, वहाँ आप ही समझ लीजिए कि उस जीन का बहुत ज़्यादा वहाँ पर कंडेंसेशन है, मतलब वो जीन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जैसे मैंने एक पढ़ा है पैथोजेनिक आइसलैंड, तो पैथोजेनिक आइसलैंड में मतलब ऐसे जीन का वहाँ पर हिंदी भाषा में कहें कि वो जमावड़ा हो गया है कि जो है सारे के सारे जीन पैथोजेनिक हैं। जैसे यहाँ CpG आइसलैंड, मतलब इसका ये मतलब है कि उस पर्टिकुलर रीजन पे CpG वाले जीन्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे ऐसा। रिपीटेटिव एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन में एंड फ्रेम शिफ्ट एरर में, है ना, या फिर इन द डीएनए सीक्वेंस। तो ये सब देखने के लिए यहाँ ग्रिल में पहले से ही ह्यूमन और माउस सीक्वेंस के बहुत सारे डाटाबेस होते हैं, उसमें से हम मैचिंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं जीन स्कैन। This program used a complex probabilistic model of the gene structure that is based on actual biological information about properties of transcriptional, translational and splicing signals। तो जीन स्कैन क्या बताता है कि कौन कौन से ऐसे जीन स्ट्रक्चर हैं जिसमें ये प्रोबेबिलिटी है कि उसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रॉपर्टी हो, ट्रांसलेशन की प्रॉपर्टी हो या स्प्लाइसिंग सिग्नल्स की प्रॉपर्टी हो। नेक्स्ट एक टूल है जिसको हम कहते हैं जीन बिल्डर। तो जीन बिल्डर प्रेडिक्ट न्यूमरस promoters such as GC content, then dicodon frequencies, then splicing site data, CpG islands, repetitive elements and others। तो जीन बिल्डर्स का भी काम यही होता है कि वो ये देखे, ये प्रेडिक्ट करे कि कौन कौन से जीन के ऐसे पार्ट हैं जो कि हाई जीसी कंटेंट वाले हैं, साथ में डाइकोडॉन फ्रिक्वेंसीज रखते हैं, स्प्लाइसिंग साइट डाटा रखते हैं और CpG आइसलैंड रखते हैं, रिपीटेटिव एलिमेंट्स रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्प्लाइसिंग साइट्स हैं, मतलब आप इंटरनेट पे जाएंगे तो स्प्लाइसिंग साइट्स की प्रेडिक्शन करने वाले टूल्स मिलेंगे। तो ये क्या प्रेडिक्ट करते हैं? सच प्रोग्राम्स आर यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग नॉन कोडिंग एक्सॉन्स। एक्सॉन्स हमेशा जो है वो, वैसे तो एक्सॉन और इंट्रॉन हमने दो पढ़े हैं, तो एक्सॉन्स में ऐसे को देखना जो नॉन कोडिंग है, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल्स होते हैं स्प्लाइस व्यू, NN स्प्लाइसर, जीन स्प्लाइसर। ये नाम बड़े इजी हैं क्योंकि जो स्प्लाइस करने वाले होंगे वो रीजन्स, तो NN स्प्लाइस, जीन स्प्लाइसर, स्प्लाइस व्यू, तो ये इजी नाम है, इनको याद किया जा सकता है। इसके बाद में कुछ अदर टूल्स हैं, जैसे ORF जीन का जो टूल है, इट कंपेयर ट्रांसलेटेड DNA अगेंस्ट स्विस प्रॉट। तो ORF जीन वाले आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो ये कंपेयर करेगा कि जो ट्रांसलेटेड DNA है उसको स्विस प्रॉट के साथ में। इन्फो एक सॉफ्टवेयर है, ये क्या करेगा? कंपेयर द गिवन DNA सीक्वेंस अगेंस्ट जीन बैंक। तो हमने उसमें हमारा जो DNA ऑफ इंटरेस्ट है उसको डाल दिया, तो जीन बैंक में जो दूसरे टाइप के DNA होंगे उनके साथ कंपेयर करेगा। इसके बाद में पिप मार्कर होता है। पिप मार्कर अलाइन सिमिलर रीजन इनटू टू DNA सीक्वेंसेस। तो ये जो पिप मार्कर क्या करेगा कि हमारा जो DNA सीक्वेंस है उसको जो बाकी सिमिलर सीक्वेंसेस हैं उनके साथ में अलाइन करेगा। AAT यानी कि ये जो रिसर्च टूल है, सर्च ए गिवन DNA सीक्वेंस और प्रोटीन अगेंस्ट स्विस प्रोट। स्विस प्रोट जो है इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं, तो AAT जो है सर्च करता है हमें किस टाइप का DNA सीक्वेंस या प्रोटीन सीक्वेंस चाहिए। देन जीन वाइज कंपेयर अ गिवन प्रोटीन सीक्वेंस टू ए जीनोमिक DNA सीक्वेंस अलाउइंग फॉर इंट्रॉन एंड फ्रेम शिफ्ट एरर। तो ये जो हमारा प्रोटीन सीक्वेंस है उसको कंपेयर करता है कि टू ए जीनोमिक DNA सीक्वेंस, है ना, जीनोमिक DNA सीक्वेंस के साथ कंपेयर करता है और ये देखता है कि उसमें कहाँ कहाँ पर फ्रेम शिफ्ट एरर हुआ है या कहाँ कहाँ पर इंट्रॉन्स हैं। इसके बाद सीक्वेंसेस डाटाबेस सर्चिंग टूल हैं, इसमें कुछ ये दो हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको लिखा है कि हाँ, जो सीक्वेंस हमको सर्च करना है
उसके लिए एक फास्टा का यूज़ कर सकते हैं और एक ब्लास्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों आपको NCBI पे अवेलेबल हो जाएंगे। जहाँ पे आप जाएंगे तो आपको इसका ये टूल मिलेगा जिस पे हम मतलब सीक्वेंस डाटाबेस है पूरा, और यहाँ पर हमारा हम DNA का सीक्वेंस वगैरह सर्च कर सकते हैं। ब्लास्ट का फुल फॉर्म है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्चिंग टूल, है ना, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्चिंग टूल। तो ये था अभी तक सारा एनालिसिस के बारे में, एनालिसिस ऑफ सीक्वेंस, क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस है और एनालिसिस करना है। आफ्टर एनालिसिस आखिर एप्लीकेशन क्या रहेगा, क्यों हम एनालिसिस कर रहे हैं? तो फाइनली कम्स टू द एप्लीकेशन ऑफ DNA सीक्वेंसिंग। फर्स्ट एप्लीकेशन इज रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरल, बैक्टीरियल एंड अदर पैथोजेंस। हमारे पास किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिटेक्शन करना हो, उसका आइडेंटिफिकेशन करना हो, तो रैपिडली ये हो जाएगा विद इन 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड्स। मतलब हम इसका बहुत जल्दी आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिकल ओल्ड मेथड्स जो होती हैं उसमें 3 से 4 दिन या 5 दिन तक आइसोलेशन किया जाता है, फिर बायोकेमिकल टेस्ट लगाए जाते हैं, तो इट विल टेक सेवरल डेज। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसका अभी तक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाया है। सो फॉर द रिसर्च पर्पस इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग भी करना ज़रूरी है। अभी रिसेंटली एक इंस्ट्रूमेंट इनोवेशन हुआ है जो कि इन्वायरमेंटली कोरोना वायरस को डिटेक्ट करता है, तो ये इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में आएगा। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी मॉनिटरिंग। बहुत सारा फूड ऐसा होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं। सो फॉर द हेल्थ पर्पस, फूड सिक्योरिटी पर्पस, फूड सेफ्टी पर्पस मॉनिटरिंग करना इज़ वेरी चैलेंजिंग, और इसको हम DNA सीक्वेंसिंग एंड एप्लीकेशंस के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हैप्लोटाइप्स। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। So for detection of that antibiotic resistant gene and the monitoring of that particular antibiotic resistance, DNA sequencing का यूज़ होता है। ह्यूमन प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म जीनोम सीक्वेंसिंग। तो बहुत सारे ह्यूमन प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स का जीनोम सीक्वेंसिंग आजकल इजी हो गया है। 2003 में जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ था, जिसको कंप्लीट कर लिया गया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कम से कम 15 या 20 लोग ऐसे हैं जिनके 100% ऑल क्रोमोसोम्स के उन्होंने सीक्वेंसिंग करा ली है। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड अल्टर्ड फंक्शन ऑफ म्यूटेटेड जीन। किसी म्यूटेशन के बारे में पता करना है तो भी हम पता कर सकते हैं। एनालाइज रेगुलेटरी रीजन्स ऑफ जीन दैट कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन। तो हम ऐसे कुछ रेगुलेटरी जीन्स का एनालिसिस कर सकते हैं जो कि जीन एक्सप्रेशन का कंट्रोल करते हों। शो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड रिक्वायर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो जो फिनोटिपिकली हम अभी तक मतलब फाइलोजेनेटिकली हम जो क्लासिफिकेशन करते आ रहे थे उसमें काफ़ी हेल्प होता है। मेरा एक वीडियो है अभी फाइलोजेनेटिक टेक्सोनॉमी के ऊपर, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हैं अलग से। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंजर्व्ड जीन दैट रिक्वायर टू प्रिपेयर हाइब्रिडाइजेशन प्रोब। तो अगर हमें बहुत सारे कंजर्व्ड जीन्स के बारे में पता चल जाएगा और उसकी पूरी सीक्वेंस पता चल जाएगी, तो हम ऐसे कंजर्व्ड जीन को प्रोब बना सकते हैं और उसको हम किसी चिप पर जो है एडहर कर सकते हैं, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कहते हैं। और इससे हम पता लगा सकते हैं कि मतलब इस टाइप के कंजर्व्ड जीन से हम ऑर्गेनिजम्स का फर्दर जो है रेडी टू यूज़ वाला POCT टेस्ट लगा करके हम पता कर सकते हैं कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव लेबोरेटरी डिटेक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, है ना। देन टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ जीन प्रोडक्ट लाइक प्रोटीन्स। तो जीन से कौन कौन से प्रोटीन्स बन सकते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करना। इन्वायरमेंटल बायोम स्टडी। तो ऐसे जो बायोम स्टडी है ये अलग अलग भी हो सकती है, जिसको हम ह्यूमन बायोम स्टडी कहते हैं, या वायरोम स्टडी कहते हैं, या बैक्टीरियोफाज की स्टडी कह सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे वायरसेस होते हैं जिसका अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज माइक्रोब्स विच आर अनेबल टू ग्रो इन द लेबोरेटरी। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सारे ऑर्गेनिजम्स को आप लेबोरेटरी में ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे का आइडेंटिफिकेशन सीक्वेंसिंग से ही किया जा सकता है।
देन है इपीजेनेटिक सीक्वेंसिंग, यानी कि मिथाइलेशन ऑफ साइटोसिन इसका एग्जाम्पल है। अगर आप ये पता लगा लें कि साइटोसिन में कहाँ कहाँ मिथाइलेशन हुआ है पूरे डीएनए में, तो हम इससे एजिंग फैक्टर का पता लगा सकते हैं ह्यूमन की या फिर अदर ऑर्गेनिज्म की। दूसरा क्या है, हम डिफरेंट टाइप की जो डिसीज़ है, कैंसर वगैरह है, इसमें भी जो मिथाइलेटेड साइटोसिन का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या कैंसर तो नहीं होने वाला। तो ऐसी बहुत सारे डिसीज़ का प्री आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं, तो ये इपीजेनिक सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है ये है वोल एक्सोम सीक्वेंसिंग। तो वोल एक्सोम सीक्वेंसिंग मतलब ये कि हम पूरे जो जीनोम है, पूरा जो डीएनए है, उसका सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। अब मैं लास्ट बट नॉट लिस्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट था आपको बता दिया, लेकिन फिर भी 4 डिफरेंट बेसिक प्रिंसिपल हैं ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि या तो सीक्वेंसिंग करते हैं बाय सिंथेसिस, ठीक है, यानी कि जब सीक्वेंसिंग की जाती है डीएनए की, तो हम प्रोसीजर में सिंथेसिस भी करते हैं। जैसे जिन प्रोसीजर में पीसीआर का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे ये वाला प्रिंसिपल लागू होगा, सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस। दूसरा है सीक्वेंसिंग बाय लाइगेशन, मतलब जहाँ पर ब्रेक करके, तोड़ करके हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये वाला मेथड लागू होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है सॉलिड सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस का एग्जांपल है इल्यूमिना सिंथेसिस सीक्वेंसिंग, इल्यूमिना सीक्वेंसिंग। फिर एक तीसरा आता है पायरो सीक्वेंसिंग, ये भी हमने आपको बता दिया, फॉस्फेट का जो ग्रुप रिमूव होता है उसको पायरो सीक्वेंसिंग कहते हैं। और एक होता है आयन सेमीकंडक्टर सीक्वेंसिंग, इसमें ना तो लाइगेशन होता है ना सिंथेसिस होता है, इसमें जस्ट जो करंट में चेंज आता है या फिर जो हाइड्रोजन आयन में चेंज आता है, उसके थ्रू सीक्वेंसिंग करते हैं। तो इस टाइप की जो 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं जिससे सीक्वेंसिंग की जाती है, तो इसको भी हम प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्वेंसिंग में काउंट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक मैंने कोशिश की है इस टॉपिक को पढ़ के अपनी तरफ से समझाने की। इसमें बहुत कुछ है पढ़ने जैसा, इसको आप भी अपनी तरफ से और भी ऐड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ऐड करना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैंने इतना ही कवर किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।